अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 57। मुझे अपनी एक गलती का एहसास हुआ। मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ हालत गशी तक पहुँच गई होगी। मैं अपने साथ पानी नहीं लाया था। हेड कांस्टेबल से कहा कि दौड़ कर बाहर जाए और देखे कि कोई कांस्टेबल अपने साथ पानी लाया होगा। हेड कांस्टेबल दौड़ा गया। मैंने ज़मीन पर बैठकर शहनाज का सर अपने जानों पर रख लिया। उसके चेहरे पर मौत की सफ़ेदी आ गई थी। पहले मेरी बात सुन लो, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा वही दो आदमी जो दीवार के साथ लगे बैठे थे मेरे सामने खड़े थे। उनके रंग उड़े हुए थे, उनके जिस्मों से आधी जान निकली हुई लगती थी। ये आवाज़ उनमें से एक की थी। कहो भाई, मैंने कहा, सुनाओ, क्या बात सुनानी है? तुम्हारे पास रिवाल्वर है? उनमें से एक ने कहा। हम दोनों खाली हाथ हैं, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ शर्म दिला सकते हैं कि ये औरत बेशक बहुत खूबसूरत और बहुत कशिश वाली है, लेकिन मर रही है। आज नहीं तो कल मर जाएगी। इसकी बेहुरमती करोगे तो खुदा तुम्हें बख्शेगा नहीं। खारिश वाले कुत्ते जैसी मौत मरोगे। हम उसकी इज्जत बचाने के लिए खाली हाथ जो भी कर सके करेंगे। मरना तो है ही, रिवाल्वर की गोली की मौत आसान होगी। इस औरत ने मर्दों से ज़्यादा दिलेरी दिखाई है। एक मफरूर उम्र कैदी को अपने पलंग के नीचे छुपाए रखने के लिए शेर जितना बड़ा दिल चाहिए, और तुम बदकारी की नीयत से आ गए हो। तुम दोनों में आफताब कौन है? मैं ही हूँ, मेरे साथ बात करने वाले ने कहा। आफरीन, मैंने कहा, तुम नहीं मरोगे, हम तुम्हें आज़ाद कराने आए हैं। क्या नवाब को अपने बेटे का ख्याल आ गया है? आफताब ने तंजिया कहा। नहीं, मैंने कहा, वो अब खुद मुल्ज़म है, कत्ल का मुल्ज़म। उसे अब इन सब के कत्ल का हिसाब देना होगा जिनकी हड्डियां यहाँ बिखरी हुई हैं। उस बूढ़े नवाब के जुर्म की फहरिस्त बने तो मुझसे पूछ लेना, आफताब के साथी ने कहा। शहनाज के जिस्म ने हरकत की और उसने बड़ी लंबी सांस छोड़ी। मैं डर गया। उसे मैं शहनाज की आखिरी सांस समझता था। इतने में हेड कांस्टेबल पानी की 2 बोतलें उठाए हुए दौड़ता हुआ आया। 3-4 कांस्टेबल अपने साथ पानी की फौजी बोतलें लाए थे। मैंने एक बोतल आफताब को दे दी और उसे कहा कि एक एक घूंट वक्फे वक्फे से दोनों पिए। दूसरी बोतल खोलकर शहनाज के मुंह से लगाई। उसका मुंह जरा सा खुला हुआ था, होंठ मट्टी जैसे खुश्क हो गए थे। ये देखकर मुझे इत्मीनान हो गया कि पानी शहनाज के हल्क में उतर रहा था। जरा देर बाद उसकी आंखें तो ना खुली, उसके होंठ खुल गए। मैंने कतरा कतरा टपकाने की बजाय अब जरा ज्यादा पानी उसके मुंह में टपका दिया। उसने घूंट निगल लिया। उसकी आंखें खुलने लगी और फिर उसने ऊपर देखा। सिकंदर, उसने हल्की सी सिसकी जैसी आवाज में कहा। आखिरी वक्त तुम तसव्वुर में आ गए हो। उसने आंखें बंद करके कहा, यही काफी है। शहनाज, मैंने उसका गाल थपथपाते हुए कहा, आंखें खोलो, मैं तसव्वुर में नहीं आया। पानी, उसने कराहती हुई आवाज ने कहा, जल गई हूं। मैंने बोतल उसके मुंह से लगा दी और वो बेसब्री से पानी पीने लगी। बस शहनाज, मैंने बोतल उसके मुंह से हटाते हुए कहा, अभी इतना पानी ना पियो, खाली पेट तकलीफ देगा। उसने आंखें पूरी खोल दी। वो मुझे अपने ऊपर झुका हुआ देखा। उसने उठने की कोशिश की। मैंने उसकी गर्दन के नीचे बाजू रखकर उसे उठाया। वो होश में आ गई थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। उसके चेहरे पर हैरत का तासर उभर आया। फिर उसने बेताबी से बाजू मेरी गर्दन के गिर्द लपेट दिए। उसका मुंह मेरी गर्दन और कंधे के दरमियान था। उसका एक गाल मेरे गाल के साथ लगा हुआ था। उसके रेशम जैसे बाल मेरे चेहरे पर फैल गए। मैं जवान आदमी था। मेरी जवानी बेदाग थी। खून का जोश अरूज पर था।
اور شہनाज के हुस्न में वो नशा था जिसने ताजे और नवाबजादा हमीदुल्लाह खान जैसे पत्थरों पर वजद तारी कर दिया था। उसके जिस्म के लमस और भीनी भीनी बू में वो तपश थी जो हीरों को पिघला देती थी। मगर मुझ पर कोई और ही तासर, कोई और ही नशा तारी हो गया। मैं भूल गया कि मैं जवान हूँ या ये कि मेरे जिस्म की भी कोई ज़रूरत है। मुझे प्यास ही महसूस हुई, लेकिन उसका ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं, रूह के साथ था। मैं जानता था कि इस वक्त शहनाज को मेरे जज्बाती सहारे की ज़रूरत है। मैंने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया था, अब उसे मौत के खूफ से निकालना था। लेकिन मुझ में कमज़ोरी का सा एहसास पैदा हो गया था, जैसे मुझे शहनाज के जज्बाती सहारे की ज़रूरत है। मेरा जहन मुझे दूर पीछे बचपन में ले गया, जब मेरी माँ के गाल मेरे गालों से चिपक जाया करते और माँ के बाल मेरे चेहरे पर फैल जाया करते थे। मेरी कोई बहन नहीं थी, बीवी नहीं थी, ना दिल में ख्वाहिश थी। मैं भूल गया कि मैं कहाँ हूँ। अजीब सा सकून और इत्मीनान था जिसने मुझ पर खुद फरामोशी तारी कर दी। शहनाज की सिसकियों ने मुझे उस तिलस्म से बेदार कर दिया। मैंने उसका चेहरा अपने सामने किया। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। शायद मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ऐसे लगा जैसे हम दोनों भटकते हुए बच्चे हों और एक तारीक जंगल में एक दूसरे के साथ लगे डरते और रोते फिर रहे हों और अंधेरे में डरावनी शक्लें दिखाई दे रही हों। मैं जज्बात की दलदल में उतरने लगा। बाहर एक धमाके ने मुझे उठाकर हकीकत में पटक दिया। बाहर एक राइफल फायर हुई थी। मालूम नहीं फायर किसी कांस्टेबल ने किया था या किसी संतरी ने। उठो शहनाज, मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। अपने सहारे चलने की कोशिश करो। मैं चल सकूंगी, शहनाज ने कहा। फिर अपने साथियों की तरफ देखकर मुझसे पूछा, इन्हें भी रहाई दिला रहे हो? हाँ, मैंने कहा, ये हमारे साथ जा रहे हैं। नवाब ने हमें माफ़ कर दिया है? शहनाज ने पूछा। नवाब? मैंने तंजिया हंसी हंसकर कहा, अब वो अंग्रेज अफसरों की जूतियां चाटकर उनसे माफ़ी मांगेगा और उसे माफ़ी नहीं मिलेगी। ये बातें फिर सुनाऊंगा। बाहर चलो और तुम दोनों भी इसके साथ चलो। मैंने उन्हें डेवड़ी में खड़ा रहने को कहा, क्योंकि बाहर गोलियां चलने का खतरा था। मैं गवाहों को वहीं छोड़कर और हेड कांस्टेबल को साथ लेकर बाहर निकल आया। एएसआई ने सरकंडों की जंगल का मुहासरा कराया हुआ था और वो ऐलान कर रहा था कि बाहर आ जाओ, वरना किसी को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। मैं वहां चला गया। एएसआई ने मुझे बताया कि गोली उस कांस्टेबल ने चलाई थी जो पहाड़ी के ऊपर था, और उसने ऊपर से एक बार फिर कहा कि वो सब अंदर हैं, तुम सबको आखिरी बार खबरदार किया जा रहा है। मैंने ऐलान किया, 2 मिनट में बाहर ना आए तो हम अंदर आकर सबको गोली मार देंगे। तमाम कांस्टेबल फायर के लिए तैयार हो जाओ। ये ऐलान करके मैंने सरकंडों के अंदर रिवाल्वर की 2 गोलियां फायर की। एक गोली ऊपर वाले कांस्टेबल ने फायर कर दी। गोली ना चलाओ, सरकंडों से आवाज आई। सरकंडों में हलचल पैदा हुई जो आगे बढ़ती आई और एक संतरी बाहर आया। उसने राइफल फेंक दी। 2-4 मिनट बाद दूसरा संतरी बाहर आया, उसने भी राइफल फेंक दी। अपने इन साथियों से भी कहो बाहर आ जाएं। मैंने संतरियों से कहा, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनके कहने पर वो 3 आदमी भी निकल आए। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पास कोई हथियार नहीं। यहाँ क्या करने आए थे? नवाब साहब ने हुक्म दिया था। एक ने जवाब दिया और हाथ जोड़कर कहा, हम तो हुक्म के बंदे हैं हजूर। नवाब साहब ने हुक्म दिया था कि संतरियों से राइफलें ले लेना और कैद खाने के अंदर जाकर उस औरत और उन दोनों आदमियों को गोली मार देना। उन्होंने ये भी कहा था कि उन लाशों के साथ वजनी पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक देना। हम अभी पहुंचे ही थे। तुम्हारे अलावा और भी कोई है यहाँ? एक और था, उसने जवाब दिया। वो उस तरफ वजनी पत्थर देखता फिर रहा था। संतरियों ने आवाज देकर बताया कि पुलिस आ गई है, तो वो उधर ही से भाग गया। वो वापस पहुंच चुका होगा। क्या तुम्हें नवाब ने बताया था कि पुलिस आने का खतरा है? हाँ हजूर, उसने जवाब दिया।
नवाब साहब ने ऐसे ही कहा था, कहते थे कि बहुत जल्दी पहुंचो। जल्दी पहुंचने के लिए हम घोड़ों पर आए थे। घोड़े कहाँ हैं? उस तरफ। उसने कैद खाने की पिछली तरफ इशारा करके कहा। हमारा चौथा साथी शायद पैदल भागा है, हमें घोड़ा दौड़ाने की आवाजें नहीं सुनाई दी। मैंने कांस्टेबलों से कहा कि घोड़ा यहाँ ले आए और उनकी मुझे जरूरत थी। शहनाज, आफ्ताब और उसके साथी के लिए 1.5-2 मील पैदल चलना बहुत मुश्किल था। तुम सब मत डरो, मैंने संतरियों और उन तीनों आदमियों से कहा। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तुम हमारे गवाह होगे और यही बयान दोगे जो तुमने मुझे दिया है। तुम पर कोई इल्जाम नहीं। मैंने कैद खाने का दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगाया और 4 कांस्टेबलों की वहां ड्यूटी लगा दी। हेड कांस्टेबल को उनके साथ छोड़ा। उन्हें कहा कि उनका खाना, खैमा और दूसरा जरूरी सामान पहुंच जाएगा। शहनाज और उसके साथियों को घोड़ों पर सवार किया और हम इस ऑपरेशन की कामयाबी की खुशी के साथ चल पड़े। मैंने रास्ते में आफ्ताब को सबसे अलग कर लिया और दूसरों से कहा कि वो आगे चले। मैंने आफ्ताब से पूछना था कि वो पकड़े किस तरह गए थे। मैंने आफ्ताब को घोड़े पर सवार रहने दिया और खुद उसके साथ पैदल चलता रहा। आफ्ताब ने बताया कि उसे मालूम था कि हमीदुल्लाह खान आ रहा है। वो इस इत्तला पर आया था कि शहनाज नवाब के पास है। हमीदुल्लाह खान ने ख्वाजा साहब के पास बहुत वक़्त लगा दिया। ये तो मैं सुना चुका हूँ कि पुलिस का छापा किस तरह पड़ा और हमीदुल्लाह किस तरह शहनाज के कमरे में छुपा रहा। आफ्ताब बहुत परेशान था कि हमीदुल्लाह कहाँ गया। हमीदुल्लाह के साथ उसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। रात को उसे पैगाम मिला कि हमीदुल्लाह शहनाज के कमरे में है। शहनाज की खादमा ने पैगाम पहुंचाया था। आफ्ताब ने अपने 2 साथियों के साथ हमीदुल्लाह को दीवार पार कराने का मंसूबा बनाया और उनका ये मंसूबा कामयाब रहा। लेकिन आफ्ताब के साथ उसका एक ही साथी था। दूसरा पेट के शदीद दर्द के अचानक हमले की वजह से साथ ना दे सका। आफ्ताब बहुत खुश था कि उसने हमीदुल्लाह खान की दोस्ती का हक अदा कर दिया है। लेकिन 2 ही दिन गुजरे थे कि उसे नवाब ने बुलाया और फिर उसके साथी को भी बुला लिया, फिर शहनाज को भी बुलाया। तुमने उसे अपने कमरे में छुपाए रखा, नवाब ने शहनाज से कहा, और रात को निकाल दिया। क्या ये सच है? शहनाज घबरा गई। नवाब ने उठकर उसे घौंसों, थप्पड़ों और लातों से बहुत पीटा। उसने कह दिया कि उसने हमीदुल्लाह खान को अपने नवाब का बेटा समझकर पुलिस से बचाया था। वो तुम्हें लेने आया था। नवाब ने कहा, तुमने ये एहसान अगर मुझ पर किया था तो मुझे बता देती कि नवाब साहब ये रहा आपका बेटा, उसे मैंने आपकी खातिर बचाया है। तुमने मुझे धोखा दिया। नवाब को दरअसल पूरी और सही रिपोर्ट मिल चुकी थी। आफ्ताब ने मुझे सुनाया। मुखबरी करने वाला हमारा अपना साथी था। उसने पेट दर्द का बहाना किया था। वो दरअसल डर गया था। नवाब अपनी तफ्तीश करता रहा था। किसी तरह उसे हमारे उस साथी का पता चल गया। उसे बुलाकर मारा पीटा तो उसने हम सबको पकड़वा दिया। नवाब ने उसे हमारे सामने खड़ा कर दिया। हमारा ख्याल था कि नवाब इतनी सख्त सज़ा नहीं देगा क्योंकि हमीदुल्लाह खान उसका अपना बेटा है, लेकिन वो कहता था कि तुम सब ने मेरी नवाबी खतरे में डाल दी है। हम दोनों मान गए और नवाब ने हमें इस कैद खाने में भेज दिया। मैंने फैसला कर लिया कि नवाब को हिरासत में ले लूँगा। उसका जुर्म ये कैद खाना था। मैंने सोच लिया था कि अंग्रेज़ों ने नवाब को माफ़ कर दिया या उससे सिर्फ तावान वसूल करके बात ख़त्म कर दी तो मैं नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँगा। मैं उन सब को साथ लिए नवाब के महल में आ गया। उसके कमरे के सामने दरबान खड़ा था। मैंने उसे कहा कि नवाब साहब को मेरी इत्तला दो। नवाब साहब की तबीयत ठीक नहीं, दरबान ने कहा। एक हकीम साहब अंदर हैं। फिर भी उन्हें इत्तला दो कि सब इंस्पेक्टर सिकंदर आया है, मैंने हुक्म के लहजे में कहा। मैं उतनी ऊंची आवाज़ में बोला था कि आवाज़ अंदर चली गई। एक मुअज़्ज़ज़ सूरत आदमी बाहर आया। उसकी खशमखशी दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी। आप हैं सब इंस्पेक्टर? उसने मुझसे पूछा। जी, मैंने कहा, मैं हूं सब इंस्पेक्टर सिकंदर। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अंदर ले गया। नवाब दीवान पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर चादर थी, चेहरा नंगा था। उसने मेरी तरफ ना देखा। अस्सलामु अलैकुम नवाब साहब, मैंने कहा। आपकी तबीयत
आपको जवाब नहीं मिलेगा, मुझे अंदर ले जाने वाले ने कहा। नवाब साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, क्या ये जिंदा नहीं? नहीं, उसने जवाब दिया, मैं इनका हकीम हूँ, इनका डॉक्टर भी हूँ। आज इन्होंने बुलाया और कहने लगे कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों हजूर? कहने लगे मेरी शान शौकत ख़त्म हो चुकी है, पुलिस ऐसी जगह जा पहुंची है जो मुझे सजाए मौत या उम्र कैद दिलाएगी। मुझे कुछ ला दे जो मुझे फौरन हमेशा के लिए सुला दे। जो चौथा आदमी कैद खाने से भाग आया था उसने नवाब को इतला दी थी कि पुलिस कैद खाने तक पहुंच गई है। नवाब ने सज़ा से बचने के लिए हकीम को बुलाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो उसे बड़ा तेज जहर ला दे। हकीम ने उसे जहर ला दिया जो वो पी कर फौरन हमेशा की नींद सो गया। मैंने हकीम को हिरासत में ले लिया और नवाब के टेलीफोन से अपने हेड क्वार्टर की कॉल बुक कराई। कॉल जल्द ही मिल गई और इंस्पेक्टर विल्काक्स भी मिल गया। मैंने उसे ये खबर और कारगुजारी सुनाई। थाने से मजीद नफरी मंगवाकर महल को अपने कब्जे में ले लिया। विल्काक्स ने कहा, वहां अब जानशीनी पर खून खराबा होगा, वहां लूट मार होगी, चुकन्ने रहो। महल के अंदर बल्कि तमाम अहाते के अंदर कर्फ्यू वाली हालत पैदा कर दो, किसी को बाहर घूमने फिरने ना दो। सब इंस्पेक्टर सूफी को अपने पास बुला लो, हम आ रहे हैं। नवाब का महल और उसके इर्द गिर्द मुलाजमों के क्वार्टर और मकान एक अलग थलग कॉलोनी थी। उसके एक हिस्से के इर्द गिर्द दीवार थी। दीवार के बाहर भी छोटे छोटे मकान थे। उनमें वो लोग रहते थे जिनकी रोजी नवाब साहब के साथ वाबस्ता थी। उस तमाम आबादी में नवाब की मौत की खबर फैल चुकी थी जिसने खौफ व वहरास पैदा कर दिया था। उस खौफ व वहरास में दहशत का तासर उस वक़्त पैदा हुआ जब हरकारों के जरिए ये हुक्म सुनाया गया कि कोई फर्द, बच्चा या बूढ़ा, मर्द या औरत अपने घर से थोड़ी सी देर के लिए भी गैर हाजिर नहीं हो सकता। सारे माहौल पर और फिजा में मातम का तासुर साफ नजर आ रहा था। मैंने इंस्पेक्टर विल्काक्स के हुक्म के मुताबिक उस इलाके के SHO सब इंस्पेक्टर सूफी अजमतुल्लाह को बुला लिया और उसे कहा कि इस तमाम आबादी में खासूसन दीवार के अंदर के हिस्से में कर्फ्यू लगा दे। कर्फ्यू पुलिस नहीं लगा सकती। मतलब ये था कि कोई आदमी अपनी मर्जी से इधर उधर घूमता फिरता नजर ना आए और कोई आदमी बड़े गेट से बाहर ना जाए। सब इंस्पेक्टर सूफी ने हकीम को हथकड़ी लगा दी। उधर उमर हकीम, जो एक मुअज़्ज़ज़ शख्स था, चीखता और चिल्लाता था कि वो किस जुर्म में पकड़ा गया है। सब इंस्पेक्टर सूफी ने अपने दस्तूर के मुताबिक उस दरबान को भी हिरासत में ले लिया जो हकीम को बुलाने के लिए गया था। हकीम उस जहर की पूरी शीशी उठा लाया था और उसमें खासी मिकदार में जहर मौजूद था। ये भी कब्जे में ले लिया गया। इंस्पेक्टर साहब, हकीम हाथ जोड़ता और रो रो कर कहता था, मैंने खुद नवाब साहब को जहर नहीं दिया, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था। मेरी तो रोजी नवाब साहब के हाथ में थी। जनाब हकीम साहब, सूफी ने उसे कहा, मैं ये मान लेता हूँ कि जहर आपने नहीं दिया, लेकिन आप ये मोहलक जहर अपने पास रख ही नहीं सकते थे। बहरहाल अभी तफ्तीश तो शुरू ही नहीं हुई, जब होगी तो आप अपना बयान दे देना। लेकिन आप बड़ी इज्जत वाले और बड़े मुकद्दस हुनर वाले हैं। मैं आपको ये अभी बता देता हूँ कि आप पर यह शक होगा कि आपने किसी ऐसे फर्द, मर्द या औरत के कहने पर नवाब साहब को जहर दिया है जो उनकी नवाबी के जानशीन बनना चाहते थे। ये तो आप जानते हैं कि नवाबों की खानगी दुनिया में कैसी कैसी खौफनाक और शर्मनाक साजिशें होती हैं। बड़ी रियासतों की अपनी पुलिस होती थी, लेकिन इस नवाब की रियासत इतनी महदूद थी जिसे थाने के मतहत रखा गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि नवाब थाने से डरता था, बल्कि अमलन थाने वाले नवाब साहब की खुशामदी और नाजायज तौर पर वजीफा ख्वार थे। अगर नवाब जिंदा होता और यहाँ कोई और ही वारदात हुई होती तो सब इंस्पेक्टर सूफी का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता। मैं और सब इंस्पेक्टर सूफी उस कमरे में गए जहाँ नवाब की लाश पड़ी थी। लाश देखकर खुदा याद आ गया। उसके चेहरे पर नवाबी जलाल की बजाय कर्ब और तकलीफ का बड़ा गहरा तासुर था, जिससे यह पता चलता था कि यह शख्स जो मालूम नहीं
कितने ही इंसानों की मौत का फरिश्ता बना था, खुद किस कदर अजियत में मरा है। उसका एक हाथ अपनी शहरग पर रखा हुआ था, ये जहर की तलखी का पता देता था। उसका मुंह खुला हुआ था, मुंह से झाग फूट रही थी। बुढ़ापे में भी नवाब के चेहरे का रंग जवानों जैसा था और उसकी आंखों में शबाब की चमक अभी मौजूद थी। अब भी आंखें खुली थी मगर चमक दमक बुझ कर रह गई थी। उन आंखों ने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को देखा और उन्हें नवाब के हरम में कैद कर डाला था। अब ये आंखें गुनाहों का उजड़ा हुआ आशियां बनी हुई थी। ये लाश सरापाए इबरत थी। ये एक इंसान हजारों इंसानों का अन्नदाता बना हुआ था। उसने शायद कभी भी नहीं सोचा था कि एक रोज उसके जिस्म को लाश बनना है और इस लाश को जहर अंदर ही अंदर जलाएगा। उसके चेहरे का रंग फीका नीला होता जा रहा था। यूं लगता था जैसे कोई गैबी हाथ उसकी लाश के चेहरे पर लानत का लेप कर रहा हो। मैंने ऐसे ही एक गुनाहगार इंसान की लाश पहले भी देखी थी। वो शख्स वो शहनाज की मां थी। मैंने उसके गुनाहों की सारी दास्तान आपको सुनाई थी। वो गल सड़कर मरी थी और नवाब मर कर गल सड़ रहा था। पोस्टमार्टम जल्दी हो जाना चाहिए। सब इंस्पेक्टर सूफी की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं गुनाहों सजा की भूल बलियों में भटक गया था। मैंने चौंक कर सूफी की तरफ देखा। हाँ सूफी साहब, मैंने कहा, लाश का रंग बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है। कब्र में इसका जो हाल कीड़ों ने करना था वो जहर यही कर रहा है, सूफी ने कहा। फिरौनों को भी कीड़े खा गए थे सूफी साहब, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। इंसान अपने आप को खुदा कह तो लेता है लेकिन खुदा बन नहीं सकता। सब इंस्पेक्टर सूफी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम करने के लिए बाहर निकल गया। मैं नवाब के सोने के इस कमरे को देखने लगा। कमरे में कुछ देर पहले हिंदुस्तान के बेहतरीन अतर की खुशबू थी, मगर अब जहर से खराब होती हुई लाश की बदबू अतर की खुशबू को निगलती जा रही थी। गुनाहों का ताफुन फैल रहा था। कमरा इतना हसीन कि सारी उम्र उसमें गुजारने को जी चाहता था। कालीन ऐसा जैसे धुनकी हुई रुई तह दर तह बिछी हो, मगर अब मुझे ये कमरा यूं लग रहा था जैसे खुदा ने बहिश्त के किसी गोशे को दोजख में तब्दील कर दिया हो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए कमोबेश 40 मील दूर जाना था। इंस्पेक्टर विल्काक्स और दीगर अफसरों के आने में अभी बहुत वक्त था। मैं नवाब के कमरे से निकल जाना चाहता था, लेकिन मुंह फेरने के बावजूद मेरी अपनी ही जात की कोई ताकत मेरा मुंह नवाब की लाश की तरफ फेर देती थी। मैं नवाब के पलंग को देखने लगा। मेरे तसव्वुर में गुनाह की रातें आ गई जो नवाब ने इस पलंग पर गुजारी थी। मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। घूम के देखा, मेरे पीछे शहनाज खड़ी थी। तुम अपने कमरे में रहो, मैंने उसे कहा। तुम्हें देखने आई हूं, उसने कहा। अकेले डर आता है, इसे देखो, मैंने लाश की तरफ इशारा करके कहा। तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। इसी से डरती थी ना, अब खुदा से डरो। अपनी मां को मरते देखा था ना, इसे भी देख लो। नहीं, शहनाज ने डरी हुई सी आवाज में कहा। नहीं सिकंदर, मैं इस कमरे में नहीं ठहर सकती, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। कुछ दिनों के लिए मुझे भूल जाओ शहनाज, मैंने कहा। मैं जानता हूं कि तुम में जुर्रत मौजूद है, हिम्मत से काम लो। मैंने उसे कमरे से निकाल दिया। मैंने खुद भी महसूस किया कि मैं उस कमरे में ज्यादा देर नहीं ठहर सकूंगा। मैं भी वहां से निकल आया। दिल पर ऐसा बोझ था कि मैं उस महल से ही भाग जाना चाहता था, लेकिन नौकरी की जंजीरों ने ऐसा जकड़ रखा था कि मैं अपनी मादी से कुछ भी नहीं कर सकता था। नवाब की लाश को उस तरह रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया। उसे स्ट्रेचर पर डाला गया जो नवाब के दाती खाने से ही मिल गया। स्ट्रेचर नवाब की 2 घोड़ों वाली बग्गी के आमने सामने वाली सीटों पर लगाया गया। एक हार्ड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल नवाबों को 2 मुलाजमों के साथ लेकर बग्गी में बैठे और बग्गी रवाना हो गई। ये बग्गी जिधर से गुजरा करती थी उधर लोग रास्ते में रुककर माथे पर हाथ रखते और झुक जाते थे। मुझे बताया गया था कि नवाब जब इस बग्गी पर अपनी महदूद सी रियासत में से गुजरता था
तो बाज लोग उस रास्ते में दो जानू बैठ जाते और इतना झुक जाते थे जैसे सजदा रेज हो गए हों। उस रोज जब बग्गी जा रही थी तो लोग एड़ियां उठा उठा कर नवाब की लाश को देखने की कोशिश करते थे। मैं खुद बग्गी को जाते देखता रहा। एक ख्याल मेरे जहन में आया कि इंसान को इंसान का गुलाम बनाए रखने की ये दास्तान ख़त्म नहीं होगी। पहले भी दो नवाबों की लाशें यहाँ से निकली हैं। अब जिस कमरे से ये एक और लाश निकली है वहाँ एक और नवाब इंसानों के खून पसीने और अजमत व आबरू पर ऐशो इशरत करने के लिए आ जाएगा। कुछ कहानियाँ ऐसी ही होती हैं जिनके किरदार मर जाते हैं, कहानियाँ ख़त्म नहीं होती।